everyone, welcome to TCS Academy. My name is कल्याणी उपाध्याय. I am your sociology educator. तो हमने पिछली दो क्लासों में PYQ की दो सीरीज कंप्लीट करी है. तो चलिए हम तीसरी सीरीज की ओर मूव करते हैं, अपना थर्ड पार्ट कंप्लीट करते हैं. इसमें पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट है ताकि आप इसको लास्ट मोमेंट जो 10 दिन बच गए हैं उस पर अच्छे से प्रैक्टिस कर ले और आप अच्छा परफॉर्म करें एग्जाम पे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले आप ये क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का ट्राई करिए और अपने मार्क्स इवेल्युएट करिए कि कितने मार्क्स बन रहे हैं मेरे. फिर मैं आंसर तो बताऊंगी ही, और अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं. ठीक है. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसनेशनलिज्म. किसकी बात हो रही है? ट्रांसनेशनलिज्म इज एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ. फर्स्ट क्वेश्चन तो इजी है. इसमें ये पूछ रहा है कि जो ट्रांसनेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है इन चारों में से किससे रिलेटेड है? मॉडर्नाइजेशन, सॉरी, ट्रांसनेशनलिज्म की जो बात कर रहे हैं हम लोग, वो इन सब में से किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है? मॉडर्नाइजेशन से, ग्लोबलाइजेशन से, पोस्ट मॉडर्निज्म से, या नेशनल बिल्डिंग से? आप बताइए इसका आंसर. ट्राई करिए, इजी क्वेश्चन में से है. इसमें बताना है ट्रांसनेशनलिज्म इन चारों कॉन्सेप्ट में से किससे रिलेट कर रहा है. हिंदी में पढ़ देती हूँ कि ट्रांसनेशनलिज्म की संकल्पना निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से संबंधित है? आधुनिकरण, वैश्वीकरण, उत्तर आधुनिकता, राष्ट्र निर्माण. ठीक है. तो देखिए, मॉडर्नाइजेशन और ट्रांसनेशनलिज्म का रिलेशन नहीं है. ट्रांसनेशनलिज्म नेक्स्ट स्लाइड पे बता देते हैं. ट्रांसनेशनलिज्म का मतलब ही क्या होता है? फ्लो एंड चेंज, फ्लो एंड एक्सचेंज अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर. तो ग्लोबलाइज कहीं ना कहीं ये किससे लिंक कर रहा है? ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अक्रॉस द नेशन, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, कल्चर, ट्रेडिशन अक्रॉस द नेशन, मतलब अक्रॉस द ग्लोब. लोग अपने नेशन की बाउंड्री क्रॉस करके अलग अलग नेशन से जो इंटरेक्ट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, कल्चर, ट्रेडिशन, आइडियाज, वो सब क्या कहलाता है? ग्लोबलाइजेशन. और कहीं ना कहीं ट्रांसनेशनलिज्म भी है. तो किससे रिलेट कर रही है? ग्लोबलाइजेशन. द राइट आंसर इज ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण. चलिए मूव करते हैं सेकंड के क्वेश्चन की ओर. एशियाटिक, एंशिएंट, फ्यूडल एंड मॉडर्न बुर्जुआस मोड्स ऑफ प्रोडक्शन can be designated as progressive epochs in the economic formation of society. Who has given this statement? ये जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन जो बुर्जुआस और प्रोलेटेरिएट से रिलेट करके उन्होंने सोसाइटी बताई थी कि कैसे एक फॉर्म ऑफ सोसाइटी दूसरे फॉर्म ऑफ सोसाइटी से चेंज हो रही है. पहले क्या था? प्रिमिटिव कम्युनिज्म था, फिर उसके बाद फ्यूडल सोसाइटी आई, स्लेवरी के बाद कैपिटलिज्म है. ये सब कौन बताते हैं? हमारे कार्ल मार्क्स. तो राइट आंसर क्या है? कार्ल मार्क्स. हिंदी, जिनको इंग्लिश में डाउट है उनके लिए मैं हिंदी पढ़ देती हूँ. एशियाई, प्राचीन, सामंती और आधुनिक बुर्जुआ उत्पादन पद्धतियों को समाज के आर्थिक निर्माण में प्रगतिशील युगों के रूप में चिन्हित किया जा सकता है. यह कथन किसने दिया है? तो हम किसके साथ जाएंगे? कार्ल मार्क्स से, क्योंकि मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात कौन करते हैं? कार्ल मार्क्स करते हैं. अगर हमें कुछ भी नहीं आ रहा तो इसमें हम कीवर्ड जो है मोड्स ऑफ प्रोडक्शन वो देख के भी सही आंसर की तरफ जा सकते हैं. ठीक है. क्यों? क्योंकि मैक्स वेबर भी मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात नहीं करते, जॉर्ज सिमल भी नहीं करते, डेरेंडॉर्फ भी नहीं करते. ऑल्दो डेरेंडॉर्फ ने मार्क्स का आइडिया फॉलो किया था, लेकिन वो इसको मार्क्सिज्म को अथॉरिटी के साथ, ये अथॉरिटी के साथ ज्यादा लिंक करते हैं और अथॉरिटी के साथ उसको एक्सप्लेन करते हैं. और उन्होंने, राल्फ डेरेंडॉर्फ किसकी बात करते हैं ज्यादातर? मिडिल क्लास की. ठीक है, क्लियर है. अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि इंडियन साधुस में 1953 में किसने स्टडी की थी? ट्राई करिए, शायद आप लोग से बन जाए.
भारतीय साधुओं का अध्ययन 1953 में किसने किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राधा कमल मुखर्जी। किसने किया था इंडियन साधुज पे स्टडी? राधा कमल मुखर्जी। अब क्या बोल रहा है? द पैट्रियट मूवमेंट अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन इन यूएस वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ। अमेरिका में जो वैश्वीकरण के विरुद्ध देशभक्ति आंदोलन चला था वो किसके लेखन से प्रेरणा मिली थी? किसके लेखन से इंस्पायर हुआ था? ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? विलियम पियर्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? विलियम पियर्स। विलियम पियर्स की राइटिंग से इंस्पायर होके एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट, जिसका नाम था पैट्रियट मूवमेंट, वो कहाँ स्टार्ट हुआ था? यूएसए में। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द टर्म जेंडर इज, जेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं? लिंग। लिंग शब्द है, ये बताना है हमें लिंग शब्द क्या है, जेंडर किससे रिलेट कर रहा है? अ बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, अ फिजियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, अ सोशल कंस्ट्रक्ट एंड इन्वायरमेंटल कंस्ट्रक्ट। ठीक है, हिंदी में पढ़ दे रही हूं। एक जैविक संरचना, एक शारीरिक संरचना, सामाजिक संरचना, एक पर्यावरणीय संरचना। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करती हूं मैं। एन ओकले ने डिफरेंशिएट किया था सेक्स और जेंडर के बीच। उन्होंने ये बताया था कि जो सेक्स होता है वो क्या होता है हमारा? बायोलॉजिकल होता है। सेक्स क्या होता है? बायोलॉजिकल होता है। वेयर एज जो जेंडर होता है वो सोशल होता है। जेंडर क्या होता है? सोशल कंस्ट्रक्ट होता है। क्यों? क्योंकि सेक्स हमें बायोलॉजिकली मिलता है, बाय बर्थ मिलता है, लेकिन जो हमारा जेंडर है वो कैसे कंस्ट्रक्ट होता है? सोशोलॉजिकली, बाय सोशलाइजेशन प्रोसेस। जब हम बचपन में जन्म लेते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि मेंस की क्वालिटी होनी चाहिए, विमेंस की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, गर्ल चाइल्ड को कैसे बिहेव करना चाहिए, बॉय चाइल्ड को कैसे बिहेव करना चाहिए। हमारा सोशलाइजेशन प्रोसेस ही ऐसे शेप होता है कि बचपन से हमें सिखाया जाने लग जाता है, हमारे पीयर ग्रुप के द्वारा, हमारी फैमिली के द्वारा, और हम जब स्कूल जाते हैं, फिर जो सेकेंडरी ग्रुप्स आते हैं जैसे मीडिया, पॉलिटिक्स, ये सब भी हमें हमारी जो आइडेंटिटी है, जो हमारा क्या है जेंडर, उसको सेव करते हैं। सबसे पहले देखिए एग्जांपल लेते हैं, हम जब जन्म लेते हैं, बर्थ होता है हमारा, तो हमें बचपन से ही बोल दिया जाता है कि वुमेन्स को किचन सेट के साथ खेलना है, क्योंकि आपको बड़े होके आगे चल के घर ही संभालना है। वही बॉयज को क्या, बॉयज के लिए टॉयज लाते हैं पेरेंट्स के, आप टॉयज से खेलिए, बाहर जाके खेलिए, आउटडोर एक्टिविटीज करिए, क्योंकि आपको आगे चल के वही करना है। तो हमारा ये जेंडर क्या हो गया? सोशल कंस्ट्रक्ट हो गया। कौन क्रिएट कर रहा है? सोसाइटी क्रिएट कर रही है। ठीक है, हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, आई एम फेसिंग सम टेक्निकल इश्यूज। तो जेंडर क्या है? सॉरी, वो टेक्निकल इश्यूज मैं फेस कर रही थी। जेंडर क्या है हमारा? सोशल कंस्ट्रक्ट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोशल कंस्ट्रक्ट। इसमें कोई डाउट नहीं है, अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कहीं लग कर रहा है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच स्कीम ऑफ द फॉलोइंग हैड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द कैलोरी इनटेक, enrollment, attendance and even cognitive skills? क्या बोल रहा है कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, जैसे कि मिड डे मील्स, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस, फ्री बाइसिकल्स टू गर्ल्स, मनरेगा, ये सारी स्कीम्स में से ऐसी कौन सी स्कीम है जिसकी वजह से कैलोरी इनटेक, एनरोलमेंट, अटेंडेंस एंड इवन कॉग्निटिव स्किल डेवलप हुआ है, स्टूडेंट्स में इंक्रीज हुआ है? तो इसको मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ देती हूँ। निम्नलिखित में से किस योजना का कैलोरी सेवन, नामांकन, उपस्थिति और यहाँ तक कि
संगठनात्मक कौशल पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ठीक है, ट्राई करिए सॉल्व करने का। द राइट आंसर इज मिड डे मील्स। पीडीएस क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फ्री बाइसिकल टू गर्ल्स, इससे सिर्फ इनरोलमेंट बढ़ेगा, ना कि कैलोरी इनटेक बढ़ेगी। मनरेगा क्या है? 100 डेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है ना रूरल एरिया पे गवर्नमेंट। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मिड डे मील। मिड डे मील स्कीम है जिसके थ्रू स्कूल्स पे क्या खाना डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, फूड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इससे क्या होगी? बच्चों के न्यूट्रिशनल लेवल में इंक्रीमेंट आएगा। लोग जो बच्चे हैं वो स्कूल पे अटेंड जाएंगे, रेगुलरली विजिट करेंगे, क्योंकि उनको खाना भी वही मिल जा रहा है, तो इससे अटेंडेंस बढ़ेगा। फिर जब न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ेगी, लोग पढ़ाई लिखाई करेंगे, तो उनका क्या है? कॉग्निटिव स्किल ऑलरेडी मतलब डेवलप ही हो जाएगा। नॉर्मल है ये, ऑब्वियस बात है। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं। एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Who among the following identifies 5 main approaches that have been adopted in relation to women and development? हिंदी में पढ़ देती हूँ। निम्नलिखित में से किसने महिलाओं और विकास से संबंधित 5 मुख्य दृष्टिकोणों की पहचान की है? ट्राई करिए सॉल्व करने का। एंड द राइट आंसर इज कैरोलिन मोजर। कैरोलिन मोजर ने क्या किया है? 5 दृष्टिकोण बताए हैं। किसके लिए? विमेन्स डेवलपमेंट के लिए। Now the next question is, whose observation is that village communities are little republics? मतलब वो खुद में self sufficient होती हैं, having nearly everything that they want within themselves and almost independent. वो क्या होती है? independent होती है of any foreign relations. हिंदी में देख लेते हैं। गांव के समुदाय छोटे गणराज्य होते हैं जिनके पास लगभग वह सब कुछ होता है जिसकी उन्हें आवश्यकताएं होती हैं, और वे किसी बाहरी संबंधों से लगभग स्वतंत्र होते हैं। ये कथन किसने किया? किसने कहा है? बेसिकली ये जो कथन है, ये स्टेटमेंट, इसमें ये डिपिक्ट किया जा रहा है कि विमेन विलेज क्या होता है? सेल्फ सफिशिएंट होता है, ग्लोरीफाई किया जा रहा है विलेजेस को। तो ये किससे रिलेट कर रहे हैं? हमारे चार्ल्स मेटकाफ से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? चार्ल्स मेटकाफ। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? चार्ल्स मेटकाफ। वो हमेशा विलेज को ग्लोरीफाई करके बताते हैं, ये बताते हैं कि विलेज लिटिल रिपब्लिक होता है, सेल्फ सफिशिएंट होता है, विलेज को किसी और पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं होती, वो खुद इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पे इंटरडिपेंडेंट नहीं होते हैं। विलेज क्या होता है? सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, वो अपनी जरूरतें खुद पूरा कर लेते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। अकॉर्डिंग टू whom, किसने कहा है कि प्रिमिटिव प्रोडक्ट्स आर यूज्ड इन रिलीजियस सेरेमनीज, in decorating personal possessions and in raising memorials for the celebrated dead. आदिम कला उत्पादों का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों में, व्यक्तिगत वस्तुओं की सजावट में और प्रसिद्ध मृतकों की स्मृति में स्मारक बनाने में किया जाता है। यह कथन किसका है? बताइए। बेसिकली इसकी बात कौन करते हैं? हमारे हर्स्कोविट्ज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एमजे हर्स्कोविट्ज। Now the next question is,
किसने क्लास ऑफ सिविलाइजेशन के आइडिया को पॉपुलराइज किया है? क्लास ऑफ सिविलाइजेशन की बात कौन करता है? हिंदी में देखें तो सभ्यताओं के संघर्ष, दैट इज क्लास ऑफ सिविलाइजेशन के विचार को किसने लोकप्रिय बनाया है? ये क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लास ऑफ सिविलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के कौन प्रोपाउंडर है, किसने ज्यादा पॉपुलराइज किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सैमुअल हंटिंगटन। ठीक है, सैमुअल हंटिंगटन। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओका इज द बेसिक ग्रुप अमॉन्ग कुर्ग्स विथ। जो कुर्ग सोसाइटी है वो कैसी थी? जो ओका थी, ओका इज द बेसिक ग्रुप, ठीक है, अमॉन्ग कुर्ग्स। कुर्ग में एक ओका बेसिक ग्रुप है। ये किस टाइप की फैमिली है? ठीक है, कुर्ग, अब हिंदी में देख लेते हैं। कुर्ग जनजाति में ओका किस प्रकार का मूल पारिवारिक समूह होता है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैट्रिलिनियल ज्वाइंट फैमिली। पैट्रिलिनियल क्यों? क्योंकि उनकी जो लीनियल है, जो उनकी जो लीनियज है वो पैट्रियार्की से ट्रेस की जाती है, इसलिए क्या बोलेंगे हम? पैट्रिलिनियन ज्वाइंट सोसाइटी, ज्वाइंट फैमिली। अब हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, दो स्टेटमेंट दिए, इनमें से बताना है कि ये दोनों सही है या इनमें से एक सही है या दोनों गलत है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। M.N. Srinivas studied caste and religion and highlighted not only their structural functional aspect but also the dynamics of the class। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे M.N. श्रीनिवास हैं वो किसकी बात करते हैं? स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की, ना कि क्लास की बात करते हैं। ठीक है, उनका मेन एम्फेसाइजेस किस में, वो किस पे एम्फेसाइज करते हैं? स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में। जब वो अपनी स्टडी करते हैं तो उनका मेन अप्रोच क्या रहता है? स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, ना कि क्लास पे वो फोकस करते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? ही प्रपोज्ड कॉन्सेप्चुअल टूल लाइक डोमिनेंट कास्ट, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन एंड सेकुलराइजेशन टू अंडरस्टैंड द रियलिटीज ऑफ इंटरकास्ट रिलेशन। तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? एकदम से सही है, क्योंकि डोमिनेंट कास्ट, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन और क्या था, वोट बैंक पॉलिटिक्स, ये सब किसके कॉन्सेप्ट हैं? किसने ये कॉन्सेप्ट पे बात की है? M.N. श्रीनिवास। तो सेकंड स्टेटमेंट सही, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देते थे? स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म की, ना कि क्लास को। इसका एक हिंदी वर्जन देख लेते हैं। M.N. श्रीनिवास ने जाति और धर्म का अध्ययन किया और न केवल उनके संरचनात्मक क्रियात्मक पहलुओं को उजागर किया, बल्कि वर्ग की गतिशीलता को भी उजागर किया। मैं इधर हो जाती हूँ ताकि आप लोग भी अच्छे से क्वेश्चन देख पाए। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? उन्होंने अंतर जातीय संबंधों की वास्तविकताओं को समझने के लिए प्रभावशाली जाति संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण और धर्मनिरपेक्षता जैसे वैचारिक उपकरण प्रस्तावित किए हैं। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। आर यू गेटिंग? ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। नीचे ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि इसमें बताना है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर एक स्टेटमेंट करेक्ट है या दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन को देखते हैं, कोशिश करते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोल रहा है? इंटरव्यू। क्या बोल रहा है? इंटरव्यू। Interview is one of the qualitative data collection type useful when participants cannot be directly observed। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू के थ्रू इन डेप्थ डेटा कलेक्ट कर पाते हैं और क्वालिटेटिव स्टडी की डिमांड ही यही है कि इन डेप्थ डेटा कलेक्ट किया जाए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सेकेंड, ड्यूरिंग इंटरव्यू रिसर्चर कैन रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन एज ए टॉपर्स। ये भी सही है, क्योंकि जब हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं अपने क्वालिटेटिव डेटा के लिए, तो जब हम अपने रिस्पोंडेंट से डेटा कलेक्ट करते हैं तो इधर हम उसको कॉपी पे लिखते हैं, वो भी टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग है, या फिर उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ? तो हमारा फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट दोनों सही है। चलो इसका हिंदी वर्जन भी देख लेते हैं।
नीचे दो कथन दिए गए हैं। साक्षात्कार गुणात्मक डेटा एकत्र करने का एक प्रकार है जो तब उपयोगी होता है जब प्रतिभागियों को प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता। साक्षात्कार के दौरान शोधकर्ता जानकारी को उसी समय रिकॉर्ड कर सकता है जब वह घटित हो रही होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 सेकंड दोनों ही सही हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एक स्टेटमेंट सही है या दूसरा स्टेटमेंट सही है या फिर दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? इको फेमिनिस्ट बिलीव इन द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट फॉर नेचर। इको फेमिनिस्ट क्या डिमांड कर रही है कि एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट मिले नेचर को एज द फाउंडेशन ऑफ लिबरेशन फ्रॉम बोथ पैट्रियार्कलिज्म एंड इंडस्ट्रियलिज्म। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? इको फेमिनिस्ट बिलीव्ड इन गोइंग बैक टू प्रीहिस्टोरिक natural societies free of age where there was harmony between nature and culture। ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करिए आप लोग खुद से सॉल्व करने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट तो सही है लेकिन स्टेटमेंट सेकंड गलत है। क्यों? क्योंकि इको फेमिनिस्ट जो थिंकर है, फॉर एग्जांपल मंदा सिवा, वो ये नहीं कहती कि हमें बैक पीरियड पे, एंशियंट टाइम पे जाना चाहिए, बल्कि वो ये डिमांड कर रही हैं कि अब जो जिस एरा पे हम रह रहे हैं उस एरा पे, मतलब जो अभी हमारा प्रेजेंट सिनेरियो है, प्रेजेंट टाइम पे हमें नेचर और कल्चर के बीच हार्मनी बनानी चाहिए। ये नहीं कि हम वैदिक टाइम पे या फिर एंशियंट टाइम पे उस टाइम पे चले जाए ताकि नेचर और कल्चर के बीच हार्मनी बनी रहे। वो ये क्या डिमांड करी है कि अभी प्रेजेंट टाइम में हमें नेचर और कल्चर के बीच हार्मनी बना के रखनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? सेकंड। इसका हिंदी वर्जन देख लीजिए। पारिस्थितिक नारीवाद इको फेमिनिस्ट यह मानते थे कि प्रकृति के प्रति पूर्ण सम्मान का सिद्धांत ही पितृसत्तात्मकता और औद्योगिकरण दोनों से मुक्ति का आधार है। पारिस्थितिक नारीवाद यह मानते थे कि प्रगतिहासिक प्राकृतिक समाजों की ओर लौटना चाहिए जो उम्र के भेद से मुक्त होते थे और जहां प्रकृति तथा संस्कृति के बीच सामंजस्य होता था। इको फेमिनिज्म का मेन ही आइडिया ये होता है, कोर बिलीफ ये होता है कि जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, जो इंडस्ट्रियलिज्म है, वो दोनों क्या कर रहे हैं? वुमेन और नेचर दोनों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, दोनों का क्या कर रहे हैं? हार्म कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? नेचर और वुमेन्स के लिए भी काम करनी चाहिए, नेचर के लिए भी काम करना चाहिए। वुमेन और नेचर दोनों के अपलिफ्ट में हमें पहल करनी चाहिए, इंप्रूवमेंट लाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। यही कोर आइडियाज है किसका? इको फेमिनिज्म है। और नेचर और वुमेन्स के ऑपरेशन में दोनों मेन किसको दोषी ठहराते हैं? पैट्रियार्कल सोसाइटी को। ठीक है, अजय स्टॉक कर रहा है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, नीचे ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। बिहाइंड एनी टेक्नोलॉजिकल सिस्टम लाइज एन इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर। किसी भी टेक्नोलॉजिकल के सिस्टम के पीछे इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर रहता है, ये तो सही है। द रैपिडिटी एंड नेचर ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांस देयरफॉर डिपेंड्स एज मच अपॉन द इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर एज अपॉन द प्रीवियस स्टेज ऑफ टेक्नोलॉजी इटसेल्फ। ठीक है, तो क्या होंगे? दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। सही क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं कि किसी भी टेक्नोलॉजिकल सिस्टम के पीछे एक इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर रहता ही है, एक ऑर्डर रहता ही है। द रैपिडिटी एंड नेचर ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांस देयरफॉर डिपेंड्स एज मच अपॉन द इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर एज मच द प्रीवियस स्टेज ऑफ टेक्नोलॉजी इटसेल्फ। ठीक है, जब टेक्नोलॉजी इंक्रीज करती है उनके पीछे का इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर भी चेंज होता है, ऑर्डर भी इनहेंस होता है।
और इस पे क्या करता है, वो डिपेंड करता है। अगर कोई टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो जो उसके पीछे का इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर है उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट। समझ रहे हैं? हिंदी वर्जन देख लीजिए, खुद से पढ़ने का ट्राई करिए जिनको इंग्लिश में डाउट है थोड़ा भी। प्रौद्योगिक प्रणाली, ठीक है, आगे बढ़े। अब ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है, religious beliefs are conceptions about the nature of the sacred and supernatural as well as the entities and forces in the supernatural realm। रिलीजन है ही क्या कि सुपरनेचुरल चीजों पे बिलीव करना, जैसे गॉड, डेटीज जो सुपरनेचुरल हैं, मतलब बियॉन्ड नेचर हैं और ये एग्जिस्ट करती है, इन्हीं पे जो बिलीफ रहता है यही क्या कहलाता है, हमारा रिलीजन। सेकेंड स्टेटमेंट देख लेते हैं, रिलीजियस रिचुअल्स आर कंसेप्शंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग as well as what should exist and occur। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? रिलीजियस रिचुअल्स का मतलब क्या होता है कि हम जो प्रेयर्स ऑफर करते हैं और फिर जो रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं रिलीजन में, जैसे हिंदुइज्म की बात करें कि हम दिया लगाते हैं, फिर नारियल फोड़ते हैं और जो जो रिचुअल्स रहते हैं, हम सुबह नहा के पूजा करने जाते हैं, ये क्या है, हमारे डेली रिचुअल्स हैं जो हम परफॉर्म कर रहे हैं रिलीजन में। लेकिन क्या बोल रहा है, व्हाट इज रॉन्ग और व्हाट इज राइट, ये हमें कौन बताता है, रिलीजियस के जो एथिक्स रहते हैं, मोरल कोड्स रहते हैं, ये रिलीजियस रिचुअल्स में नहीं आता है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो स्टेटमेंट सेकंड क्या हो जाएगा, गलत, और स्टेटमेंट फर्स्ट क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि रिलीजियस बिलीफ यही है कि बिलीफ होना चाहिए सुपरनेचुरल थिंग्स पे, इधर इट में बी डेटी एटसेट्रा, गॉड, जो कि मानना बिलीफ होता है हमारा कि वो एग्जिस्ट करते हैं सुपरनेचुरल वर्ल्ड पे। तो हमारा स्टेटमेंट सेकंड गलत है, स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। तो स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। तो कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये वाला। चलिए अब मैच द कॉलम देखते हैं। बुक्स और उनके ऑथर से हमें मैच करना है। बुक्स और ऑथर से अब सबको पता है कि क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं, हर बार आते हैं क्वेश्चन, तो बुक्स और ऑथर्स को आप स्किप नहीं कर सकते अगर आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई करना है। तो बुक्स और ऑथर्स पे अच्छे से कमांड बनाना होगा ताकि आप अच्छा स्कोर पर कर पाए पेपर 2 पे यूजीसी नेट जेआरएफ क्रैक करने के लिए। फर्स्ट है पर्सनैलिटी एंड सोशल साइंसेस। तो पर्सनैलिटी एंड सोशल साइंस किसका है, बताइए। डीपी मुखर्जी का। पर्सनैलिटी एंड सोशल साइंसेस किसका है, डीपी मुखर्जी। आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशियोलॉजी, आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशियोलॉजी किसका है, योगेंद्र सिंह का। रूरल इंडिया इन ट्रांजिशन किसकी बुक है, AR देसाई की, जो कि मार्क्सिस्ट थे। द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी किसका है, NK बोस का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए का फर्स्ट, बी का फोर्थ, सी का सेकेंड एंड द फोर्थ का थर्ड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला, फर्स्ट वाला। हिंदी वर्जन देख लेते हैं। व्यक्तित्व और सामाजिक विज्ञान बुक किसकी है, डीपी मुखर्जी की। भारतीय समाजशास्त्र में विचारधारा और सिद्धांत किसकी बुक है, योगेंद्र सिंह की। संक्रमण कालीन ग्रामीण भारत किसकी है, AR देसाई की। हिंदू समाज की संरचना किसकी है, NK बोस की। इसमें भी मैच कर देती हूँ, तो ये किसकी बुक है, डीपी मुखर्जी की। ये किसकी बुक है, योगेंद्र सिंह की। ये किसकी बुक है, AR देसाई की। और हिंदू समाज की संरचना किसकी है, NK बोस की। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला। अब मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, ये भी क्या है, मैच द फॉलोइंग ही है। मैच द फॉलोइंग, कोड बेस्ड क्वेश्चन, ये सब रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में, तो इन पे हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है क्योंकि ये मैक्सिमम स्कोरिंग पार्ट होते हैं। इससे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और इसमें हम अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इक्रिटिक्स
अ सिलेक्शन किसकी बुक है? ओरिएंटलिज्म किसकी बुक है? 1985 की। द रीडिंग द पॉपुलर 1989 की बुक किसकी है? माइथोलॉजीज किसकी है? ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप 26 थिंकर में ये तो पढ़े होंगे कि ओरिएंटलिज्म और ऑक्सीडेंटलिज्म की बात कौन करते हैं? एडवर्ड सेड। तो ओरिएंटलिज्म को हम किससे मैच करेंगे? एडवर्ड सेड से। ठीक है, फिर माइथोलॉजीज किसकी है? आर्बत्स की। तो अगर आपको ये दोनों बुक पता नहीं है कि इक्रिट्स सिलेक्शन किसकी बुक है, रीडिंग द पॉपुलर किसकी बुक है, तो आप इसको इलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन में देखिए कि बी का फर्स्ट ऑप्शन किस में है? बी का फर्स्ट ऑप्शन किस में है? फर्स्ट वाले में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला। इसमें बताया है माइथोलॉजीज भी 4 में है, तो अब क्या हो जाएगा? ए का 3, ए का क्या हो जाएगा? 3। जेला का की बुक कौन सी है? इक्रिट्स अ सिलेक्शन। रीडिंग द पॉपुलर किसका हो जाएगा? जे फिच। ठीक है, अगर आपको ये बुक्स नहीं भी पता है तो एक बार आप इनको कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, ताकि अगर इससे क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर पाए। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट। एनी डाउट? ये तो हमारे क्लासिकल थिंकर्स ही हैं, 26 थिंकर हैं, तो आप इनको इजीली मैच कर पाएंगे, इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी मैं आप लोगों को एक बार बता दे रही हूँ। इमाइल जोखिम क्या है? फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव फॉलो करते हैं वो जॉर्ज हर्बर्ट मीड। इसकी एक मैंने क्लास भी ली है, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। अब आपको अलेक्जेंडर का नहीं पता है, छोड़ दीजिए। कार्ल मार्क्स का देखिए, कार्ल मार्क्स क्या फॉलो करते हैं? कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, और इनकी थ्योरी क्या है? डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। तो अब क्या बचा? नियो फंक्शनलिज्म। तो सी अलेक्जेंडर को हम किसके साथ ले जाएंगे? नियो फंक्शनलिज्म। ठीक है, इसमें तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। आई एम वेरी श्योर कि आप इसका आंसर निकाल पाए होंगे, सॉल्व कर लिए होंगे इजिली। तो देख लेते हैं इमाइल दुर्खिम किसके साथ गया? फंक्शनलिज्म। ए का 3 किस में आ रहा है? इसमें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड वन। हिंदी वर्जन देख लीजिए जिनको भी इंग्लिश में डाउट हो, एक बार पढ़ लीजिए आप लोग। इमाइल दुर्खिम, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, जेसी अलेक्जेंडर, कार्ल मार्क्स, किसको किसके साथ मैच करेंगे? इमाइल दुर्खिम को कार्यात्मकतावाद, जॉर्ज हर्बर्ट मीड को सांकेतिक पारस्परिकता, जेसी अलेक्जेंडर को नव कार्यात्मकतावाद, कार्ल मार्क्स को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ठीक है, कोई डाउट? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमें क्या करना है? मैच द कॉलिंग ही करना है, मैच करना है थ्योरी को उनके थिंकर से। तो सिक्रोल की बात कौन करते हैं? टेलकट पार्सन। वो बताते हैं कि अगर सोसाइटी में कोई सिख है तो उसके क्या ऑब्लिगेशंस होते हैं, और सोसाइटी का अगर कोई सिख हो गया है तो उसके तरफ क्या ऑब्लिगेशन होते हैं। ठीक है, एनॉमी, एनॉमी की बात सबसे पहले कौन करते हैं? इमाइल दुर्खिम। फिर उसको फॉलो कौन करते हैं? रेडक्लिफ ब्राउन। मिडिल रेंज थ्योरी किसकी है? और लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी किसकी है? लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी हम चार्ल्स हॉटन कूली टिक करेंगे। मिडिल रेंज थ्योरी किसको टिक करेंगे? रॉबर्ट किंग मर्टन। तो देख लेते हैं ए का 4 किस में है? ये। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्रोल, सिक्रोल, टेलकट पार्सन, एनॉमी, इमाइल दुर्खिम, मिडिल रेंज थ्योरी किसके साथ जाएंगे? रॉबर्ट के मर्टन। उन्होंने ग्रांड थ्योरी को रिप्लेस करके, क्रिटिक्स करके उन्होंने अपनी मिडिल रेंज थ्योरी बनाई थी। ठीक है, लुकिंग ग्लास सेल्फ किसका होगा? चार्ल्स हॉटन कूली। सिक्रोल, टेलकट पार्सन, एनॉमी, इमाइल दुर्खिम, मिडिल रेंज थ्योरी रॉबर्ट के मर्टन, लुकिंग ग्लास सेल्फ चार्ल्स हॉटन कूली। एक का 3 किस में है? इस वाले में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये। सॉरी, मैंने इसमें गलत बताया है क्या आपको? हाँ, ये राइट आंसर नहीं होगा। एक का क्या है? 3 है। सिक्रोल की बात कौन कर रहे हैं? टेलकट पार्सन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला।
आप अंबेडकर ने कुछ न्यूज़पेपर 5 न्यूज़पेपर दिए हैं जो अंबेडकर ने स्टार्ट किए थे, एस्टैब्लिश किए थे उनके पॉलिटिकल लाइफ में। तो इसका हमें क्रोनोलॉजी बताना है कि ये किस क्रोनोलॉजी में सही अरेंज होगा। ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहला है मूक नायक, सेकंड है बहिष्कृत भारत, थर्ड है समत, फोर्थ क्या है जनता, फिर ई का है प्रबुद्ध भारत। तो इनके ईयर्स देख लेते हैं एक बार। मूक नायक का ईयर क्या है 1920, बहिष्कृत भारत का क्या है 1926, समता का क्या है 1930। एक मिनट, मुझे थोड़ा डाउट आ रहा है। प्रबुद्ध भारत का तो 1956 है। एक सेकंड, सॉरी। ठीक है, समता कब की है 1928 की, बहिष्कृत भारत 1927, जनता कब की है 1930, और ये कब का है प्रबुद्ध भारत 1956। तो क्रोनोलॉजी कैसे बनेगी ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा थर्ड वन, ए बी सी डी ई। मूक नायक अंबेडकर, ये हिंदी वर्जन है। मूक नायक कब की है 1920 की। बहिष्कृत भारत कब लिखा था उन्होंने, कब स्टार्ट किया था 1927, समता 1928, जनता कब है 1930, और प्रबुद्ध भारत कब है 1956। तो राइट क्रोनोलॉजी क्या हो जाएगी ए बी सी डी ई, यहाँ क्या हो जाएगा सी, बी सी डी। ठीक है, एनी डाउट, समझ में आ रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर प्रपोज्ड एन रिवॉल्यूशनरी क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटीज। हर्बर्ट स्पेंसर ने सोसाइटीज को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करना है, तो उसका हमें क्या करना है करेक्ट सीक्वेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन में। तो सबसे पहले इट इज वेरी क्लियर कि सिंपल सोसाइटीज आई हैं, सिंपल सोसाइटीज के बाद कंपाउंड सोसाइटी, उसके बाद डबली कंपाउंड सोसाइटी, उसके बाद ट्रिपली कंपाउंड सोसाइटी। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है कि सबसे पहले सिंपल सोसाइटी आएगी, फिर कंपाउंड सोसाइटी आएगी, फिर डबली कंपाउंड, फिर ट्रिपली कंपाउंड। ठीक है, तो राइट क्रोनोलॉजी क्या बन जाएगा बी सी ए डी, बी सी ए डी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ये वाला। अब देख लेते हैं इसको हिंदी में क्या प्रोनाउंसिएट करते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजों का एक विकासात्मक वर्गीकरण इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया है। तो इसके पहले कौन सा आ जाएगा साधारण समाज, फिर कंपाउंड समाज, फिर डबली कंपाउंड समाज, फिर लास्ट में आएगा ट्रिपली कंपाउंड समाज। ठीक है, अब क्या बोल रहा है प्लीज अरेंज द फॉलोइंग सोशल लेजिस्लेशन एक्ट। ये क्या है जीके से क्वेश्चन आया है, लेजिस्लेशन एक्ट्स के बारे में क्वेश्चन आया है। ठीक है, इसको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। ट्राई करिए सॉल्व करने का, आपने कहीं ना कहीं तो ये पढ़ा ही होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, ये कब आ गया था 1929 में। फिर इसके बाद क्या आएगा द मिनिमम वेजेस एक्ट, कब आया था 1948 में। उसके बाद क्या आया स्पेशल मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट कब आया था 1954 में। उसके बाद क्या आया हिंदू मैरिज एक्ट, तो क्या होगा 1955। इनके ईयर डेट ऑफ ये लिख लीजिए एक्ट और इनके ईयर देख लीजिए कि कब आए थे। अगर आपके पास एक पेन और पेपर है तो उस पर कहीं नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो और आप इसको अगली बार जब पढ़े तो इजिली रिकॉल कर पाए। द डाउरी प्रोविजन एक्ट कब आया 1961 में। ठीक है, तो अब क्रोनोलॉजी देखते हैं। सबसे पहले क्या आया डी, डी फिर ई, ई के बाद ए, सॉरी डी ई, ई के बाद बी, बी के बाद ए के बाद सी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा
फोर्थ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। हिंदू विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम, न्यूनतम वेतन अधिनियम। बाल विवाह वाला कब आया था बताइए? 1929 में। न्यूनतम वेतन अधिनियम कब आया था? 1948 में। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में। विशेष विवाह अधिनियम 1954। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में। ठीक है, तो क्या क्रोनोलॉजी बनेगी? ई उसके सॉरी DEBAC, DEBAC। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये DEBAC। Which among the following works is not related to Irving Goffman? Irving Goffman किसकी बात करते हैं? ड्रामेटर्जी की। ड्रामेटर्जिकल अप्रोच से कौन एसोसिएटेड है? एर्विंग गॉफमैन। ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन सा उनका कार्य नहीं है? इंटरेक्शनल रिचुअल, बिहेवियर इन पब्लिक प्लेसेस, फ्रेम एनालिसिस, फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्क। तो इसमें क्या वेरी क्लियर है कि फिनोमिनोलॉजी वाला ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि इनका काम नहीं है, नॉट पूछा है ना, तो नॉट में क्या आ जाएगा? फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्क। इसमें किसका नाम आएगा? अल्फ्रेड सूस का। अल्फ्रेड सूस। ये ध्यान दीजिएगा कि फिनोमिनोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है ओरिजिनली अल्फ्रेड सूस ने नहीं दिया है। सबसे पहले बता देती हूँ लिख के। सबसे पहले फिनोमिनोलॉजी की जो बात है वो कौन करते हैं? एडमंड हसल। एडमंड हसल बात करते हैं। क्या बुलाया था उन्होंने? फिनोमिनोलॉजी की बात करते हैं। उन्होंने लाइफ वर्ल्ड की भी सबसे पहले बात की थी। लाइफ वर्ल्ड को उन्होंने क्या बुलाया था? लेवेंसवर्थ। जो फिनोमिनोलॉजी एडमंड हसल कौन सी बुक पे बताते हैं? आइडियाज जनरल इंट्रोडक्शन टू प्योर फिनोमिनोलॉजी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़े। फिर उसके बाद अल्फ्रेड सूस इसको आगे इलोबरेट करते हैं। उनकी बुक का क्या नाम है? फिनोमिनोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ। पहले उसको जर्मन में लिखी गई थी, फिर उसको हिंदी ट्रांसलेशन हुआ, तो दो बुक्स निकल के आती हैं कि फिनोमिनोलॉजी ऑफ लाइफ वर्ल्ड भी आए तो हम अल्फ्रेड सूस के साथ जाएंगे, और फिनोमिनोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ भी जाए तो हम अल्फ्रेड सूस के साथ जाएंगे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? अ पावरफुल निगेटिव सोशल लेवल दैट रेडिकली चेंज अ पर्सन सेंस का कॉन्सेप्ट है। पर्सन का जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है एंड सोशल आइडेंटिटी इज कॉल्ड। एक निगेटिव कनोटेशन बन जाता है जब किसी के सेल्फ के बारे में, पर्सन के सेल्फ के बारे में जब निगेटिव एक सोशल लेवल लग जाता है पर्सन के सेल्फ में। जैसे आई और मी सेल्फ के टाइप से दो एस्पेक्ट है, तो जो हमारा पर्सनल सेल्फ है उसमें जब हम निगेटिव मतलब कोई भी एक पावरफुल निगेटिव सोशल लेवल लगा देते हैं। जैसे कोई सोसाइटी है वो किसी को उसका किसी के पर्सन सेल्फ पे, पर्सनल सेल्फ पे, मतलब जो किसी भी कोई भी पर्सन है उसका जो सेल्फ है उस पे क्या निगेटिव कनोटेशन लगा देते हैं, निगेटिव लेवल लगा देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। क्या? कलंक। एक शक्तिशाली नकारात्मक सामाजिक लेवल जो किसी व्यक्ति की आत्मधारण और सामाजिक पहचान की पूरी तरह से बदल देता है, उसे क्या कहते हैं? इससे क्या हो जाता है? जो इंसान का सेल्फ है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, इंसान डाउनफॉल में जाने लग जाता है, वो निगेटिव फील करता है, क्योंकि सोसाइटी ने एक अजम्पशन बना दिया है कि हाँ वो पर्सन निगेटिव है बाय स्टिग्मेटाइजिंग दैम। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा।
अब डायरेक्ट बुक से क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफ बंगाल 1891। 1891 में जो कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफ बंगाल बुक लिखी गई है उसके ऑथर कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे? हर्बर्ट रिजली। राइट आंसर क्या होगा? हर्बर्ट रिजली। थोड़ा सी की तरफ दिख रहा है, राइट आंसर बी है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट, क्या पूछा है? नॉट किसका वर्क नहीं है? लेवी स्ट्रॉस का। इनमें से बताना है कि कौन सा वर्क लेवी स्ट्रॉस का नहीं है। द रॉ एंड कुक्ड, ट्रस्टिस एंड ट्रॉपिक्यूस, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी। डी क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। तो आंसर गेस करिए, इजी है, डी वाला सही हो जाएगा। क्यों? नॉट पूछा है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी किसका वर्क है? ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन का। तो ये लेवी स्ट्रॉस का वर्क नहीं होगा। बाकी तीनों जो काम है वो किसके हैं? लेवी स्ट्रॉस के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या बोल रहा है? पैराडाइम ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज टू स्टडी सोसाइटी किसने दिया है? अगर हमें सोसाइटी को पढ़ना है, हिंदी में इसका देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसने समाज का अध्ययन करने हेतु विकासात्मक परिवर्तन का प्रतिमान प्रस्तावित किया है? पैराडाइम ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज मतलब सोसाइटी को हमें समझने के लिए एक पैराडाइम दिया गया है कि कैसे इवोल्यूशन हुई है सोसाइटी और इवॉल्व हुई है ना हमारी सोसाइटी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो कैसे इसको सिर्फ पैराडाइम के फॉर्म में किसने रिप्रेजेंट किया है? इवोल्यूशनरी पैराडाइम के। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टलकट पार्सन। इसमें उन्होंने डेक का मॉडल दिया था। डेक मॉडल के थ्रू उन्होंने ये इवोल्यूशनरी पैराडाइम को बताया है कि कैसे सोसाइटी चेंज हुई है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। राइट आंसर क्या है? टलकट पार्सन। क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग सेड द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी अंडरस्टूड ओनली इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर ऑफ द होल सोशल ग्रुप इन विच ही इज अ मेंबर। निम्नलिखित में से किसने कहा किसी व्यक्ति के व्यवहार मतलब को केवल उस पूरे सामाजिक समूह के व्यवहार के संदर्भ में ही समझा जा सकता है जिसका वह सदस्य होता है? क्या बोल रहा है? किसी इंडिविजुअल का बिहेवियर अगर हमें समझना है तो पूरी सोशल ग्रुप का बिहेवियर समझना पड़ेगा अगर वो उस सोशल ग्रुप का मेंबर है। ये किसने कहा है? एल्फ्रेड सूज, एर्विंग गॉफमैन, जी.एच. मीड, चार्ल्स हॉटन कूली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स हॉटन कूली। किसका स्टेटमेंट है ये? चार्ल्स हॉटन कूली। ठीक है, एल्फ्रेड सूज भी नहीं होंगे, एर्विंग गॉफमैन भी नहीं होंगे, जॉर्ज हर्बर्ट मीड भी नहीं होंगे। क्वेश्चन बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग सेड, किसने कहा? ये फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि किसी का स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि किसका स्टेटमेंट है। सोसाइटी एंड इंडिविजुअल डू नॉट separable phenomena but are simply the collective and distributive aspect of the same thing. Who among the following said society and individual do not denote separable phenomena but are simply the collective and distributive aspect of the same thing. इसको ट्राई करिए सॉल्व करने का कि किसका स्टेटमेंट है, फिर मैं आंसर बताती हूँ आप लोगों को। थोड़ा सा डाउट है प्रीवियस क्वेश्चन में, इसकी बात चार्ल्स हॉटन कूली नहीं करते, जी.एच. मीड करते हैं। क्या बोलते हैं कि अगर हमें बिहेवियर समझना है किसी इंडिविजुअल का तो उस पूरे सोशल ग्रुप की बिहेवियर समझना पड़ेगा जिसका वो जो इंडिविजुअल है वो मेंबर है। किसमें? इसके थ्रू ही उन्होंने मतलब माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी के थ्रू ही उन्होंने ये कॉन्सेप्ट प्रोपाइंड किया था कि कैसे माइंड सोशली डेवलप होता है। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं माइंड और सेल्फ क्या है? सोशल प्रोसेस के थ्रू ही डेवलप होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी.एच. मीड। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चार्ल्स हॉटन कूली। हु अमंग द फॉलोइंग सेड, देख लिए स्टेटमेंट, आंसर क्या हो गया? सी.एच. कूली।
हिंदी में भी पढ़ देती हूँ। समाज और व्यक्ति अलग अलग घटनाओं को व्यक्त नहीं करते, बल्कि वे एक ही वस्तु के सामायिक और विपरीत पहलू हैं। लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी किसकी है? चार्ल्स हॉटन कूली की। लुकिंग ग्लास थ्योरी, लुकिंग ग्लास थ्योरी में चार्ल्स हॉटन कूली क्या बताते हैं कि जो इंडिविजुअल होता है वो सोसाइटी को एज अ मिरर देखता है और अपने ओपिनियंस उनके अकॉर्डिंग शेप करता है। मतलब जैसे आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो और आपने अच्छे कपड़े पहने हैं, वेल ड्रेसअप है आप, तो लेकिन चार लोग आपस में कुछ बात कर रहे होंगे तो आपको यही लगेगा कि वो मुझे देख के जज कर रहे हैं, मुझे देख के जज कर रहे हैं, मेरे ऊपर जजमेंट पास कर रहे हैं। फिर आप अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे कि हाँ मैं क्या गंदा दिख रहा हूँ, क्या मैं बिल्कुल बेकार लग रहा हूँ, इसलिए वो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। तो आप उनको एज अ मिरर देख रहे हैं और उनके अकॉर्डिंग आप अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मतलब अपने व्यूज को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को चेंज करने का ट्राई कर रहे हैं। आप अपने ओपिनियंस पे फोकस नहीं कर रहे हैं बल्कि उनके ओपिनियंस पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, किसकी थ्योरी है? चार्ल्स हॉटन कूली की। क्या? लुकिंग ग्लास सेल्फ। अब क्या बोल रहा है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम अ सेंट्रल टेंडेंसी एक्स और एमडी इज नोन एज, किसी केंद्रीय प्रवृत्ति एक्स या एमडी से विचलनों के वर्गों का योग कहलाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? वेरिएंस। वेरिएंस, वेरिएंस क्या होता है? किसी भी मीन से कितना दूर पे लाई कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, वो क्या होता है? वेरिएंस। ठीक है, समझ आया आपको? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूंगी अगर कोई भी डाउट रहता है तो। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में।